हेलो एवरीवन, सीएसटी पर आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हमारा पीजीटी कॉमर्स 1000 एमसीक्यू सीरीज का लेक्चर नंबर 38 है, जिसमें हम कुछ 60 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। क्वेश्चन नंबर 641। इससे पहले हमने लास्ट लेक्चर में 640 तक कंप्लीट कर दिया था। नाउ स्टार्ट विद 641। मैच द फॉलोइंग लेजिस्लेशंस विद द ईयर ऑफ देयर इनेक्टमेंट। इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन एक्ट। इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन एक्ट कब हुआ था इनेक्ट? 1951 में। फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट। फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट 1999। सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड 1992। एमआरटीपी एक्ट 1969। फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट 1999 से पहले जो पर्टिकुलर एक्ट होता था वो होता था फेरा, फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट 1974। इसको चेंज करके बाद में क्या बना दिया गया? फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट। एमआरटीपी 1969 को चेंज करके क्या बना दिया गया है? कॉम्पिटिशन एक्ट 2002। ठीक है, अब एमआरटीपी नहीं है, क्या है? कॉम्पिटिशन एक्ट 2002। एमआरटीपी मोनोपोली प्रैक्टिस से रिलेटेड था, तो चेंजिंग सिनेरियो में इसके जो प्रोविजंस थे वो सेट नहीं बैठ रहे थे, तो अमेंडमेंट करके अब क्या बना दिया गया है? कॉम्पिटिशन एक्ट 2002। तो ये कई बार ये भी आ जाता है कि इसको किससे रिप्लेस किया गया है। क्लियर है? तो अभी हम बात करते हैं फर्स्ट के साथ, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन एक्ट 1951, यानी कि फर्स्ट के साथ क्या है? सेकेंड। फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट 1999, सेकंड के साथ क्या है? थर्ड। सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड एक्ट थर्ड के साथ क्या है? फोर्थ। और एमआरटीपी 1969 यानी कि फोर्थ के साथ फर्स्ट है। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। क्लियर है? तो ये पढ़ते हुए इनके साथ का कुछ रिलेटेड इंफॉर्मेशन भी आपको कर देनी है कि भाई जो फेमा है, फेरा को चेंज करके बना है। फेरा 1974 था, अब क्या है? फेमा 1999। एमआरटीपी 1969 ओल्ड था, अब इसको रिप्लेस करके क्या बना दिया गया? कॉम्पिटिशन एक्ट 2002। मूविंग ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 642। When the expenses of liquidation are to be borne by vendor company, then the vendor company debit. अगर लिक्विडेशन से रिलेटेड एक्सपेंसेस जो है वेंडर कंपनी बियर कर रही है, तो कहां पे डेबिट करेंगे एक्सपेंसेस को? रियलाइजेशन में, बैंक अकाउंट में, गुडविल अकाउंट में, या परचेजिंग कंपनी अकाउंट में? देखिए, अगर वेंडर कंपनी, वेंडर क्या होता है? सेलर। अगर सेलर कंपनी कर रही है तो उसी के रियलाइजेशन अकाउंट में हम क्या करेंगे? लिक्विडेशन एक्सपेंसेस को राइट करेंगे, डेबिट करेंगे। ठीक है, मूविंग ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 643। विच मेथड डज नॉट कंसिडर द टाइम वैल्यू ऑफ मनी? देखिए, दो तरह के मेथड होते हैं, एक होता है ट्रेडिशनल मेथड और एक होता है मॉडर्न मेथड। ट्रेडिशनल मेथड में अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न और यू कैन से एवरेज रेट ऑफ रिटर्न और पेबैक पीरियड आता है, और नेट प्रेजेंट वैल्यू, इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न एंड आपका प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स, टर्मिनल वैल्यू, कुछ ये वेल नोन है। तो मॉडर्न जो मेथड है उनमें टाइम वैल्यू ऑफ मनी कंसिडर की जाती है, फर्स्ट थिंग। सेकेंड थिंग, जिनमें टाइम वैल्यू ऑफ मनी कंसिडर की जाती है उनको हम बोलते हैं डिस्काउंटेड वैल्यू। क्या बोलते हैं? डिस्काउंटेड वैल्यूज। यानी कि इसमें टाइम वैल्यू ऑफ मनी, यानी कि अगर आप कहीं और इन्वेस्ट करते पैसे को, और या फिर टाइम बीतने के साथ जो वैल्यू की मनी की इंपॉर्टेंस जो कम होती जाती है, उसको भी इसमें कंसिडर किया जाता है, डिस्काउंटेड किया जाता है। क्लियर? तो यहाँ पे अब क्वेश्चन अराइज होता है कि किसमें टाइम वैल्यू ऑफ मनी कंसिडर नहीं की जाती, तो वो कौन है? नेट प्रेजेंट वैल्यू, टाइम वैल्यू ऑफ मनी कंसिडर की जाती है। इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न, टाइम वैल्यू ऑफ मनी कंसिडर की जाती है। एवरेज रेट ऑफ रिटर्न नहीं की जाती। प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स की जाती है। जितने भी ट्रेडिशनल मेथड है उनमें टाइम वैल्यू ऑफ मनी कंसिडर नहीं की जाती, तो उनमें से कौन सा है हमारे पास? एवरेज रेट ऑफ रिटर्न। अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न मीन्स द सेम, यही है, होता है। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर।
Moving on the next question, question number 644. Which of the following cannot be treated as revenue expenditure? दो तरह के एक्सपेंडिचर होते हैं, एक होते हैं आपके रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और एक क्या होते हैं, कैपिटल एक्सपेंडिचर। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर वो एक्सपेंडिचर होते हैं जिनको हम रिकरिंग नेचर में पे करते हैं, यानी कि साल में बार बार पे करते हैं या हर साल पे करते हैं। कैपिटल एक्सपेंडिचर वो एक्सपेंडिचर होते हैं जिनको हम एक बार पे करके throughout the life, or you can say for long period of time, more than 2 year, 3 year, 4 year, 5 year, 10 year, 20 year, long period तक उसका एडवांटेज गेट करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास दो तरह के हैं, रेवेन्यू और कैपिटल। अगर मैं बात करूं किसी एम्प्लॉय को जो सैलरी पे हो रही है वो क्या है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। आपका ऑफिस या फैक्ट्री का जो रेंट जा रहा है वो क्या है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। इनिशियली आपने बिजनेस सेटअप किया और सेटअप पर आपने कुछ एक्सपेंडिचर किया, एसेट परचेज की, मशीनरी खरीदी, बिल्डिंग खरीदी, तो वो क्या है आपके कैपिटल एक्सपेंडिचर। ठीक है, नाउ कम एट आवर क्वेश्चन। आपसे पूछा हुआ है कौन सा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर नहीं है। कॉस्ट ऑफ गुड्स परचेज फॉर रीसेल, जो आपने कोई चीज गुड्स खरीदे हैं उनको रीसेल पर्पस के लिए आपने परचेज किया है, यानी कि आप खरीद रहे हो और फिर किसी को बेच दोगे, रेवेन्यू नेचर का होता है। यानी कि सपोज आपने रॉ मटेरियल खरीदा, उसमें प्रोसेसिंग की और फिर रीसेल कर दिया, तो वो क्या है, रेवेन्यू नेचर, यानी कि रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। वेजेस पेड फॉर इरेक्शन ऑफ प्लांट एंड मशीनरी, प्लांट एंड मशीनरी के इरेक्शन पे वेजेस पेड किए हैं, कैपिटल एक्सपेंडिचर। ऑब्सोलेंस कॉस्ट, ऑब्सोलेंस क्या होता है, ड्यू टू, ऑब्सोलेसेंस मींस ड्यू टू न्यू टेक्नोलॉजी, अगर नई अपडेटेड टेक्निक्स आ जाती है और उसकी वजह से पुरानी टेक्निक आउटडेटेड हो जाती है तो उसकी कॉस्ट को क्या कहते हैं, ऑब्सोलेसेंस कॉस्ट। तो ये भी क्या है आपका रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, क्योंकि इसके लिए भी हम क्या करते हैं, तो डेप्रिसिएशन की फॉर्म में हर साल प्रॉफिट में से कट करके अमाउंट को अलग करते हैं एज एक्सपेंडिचर। Expenses anchored by the way of repair of existing assets which do not in any way add to their earning capacity. किसी भी एसेट पर आप एक्सपेंसेस एंकर्ड कर रहे हो उसकी रिपेयर पर, जिससे कि उसकी अर्निंग कैपेसिटी नहीं बढ़ी, नॉट इन एनी वे एड टू देयर अर्निंग कैपेसिटी, तो वो भी क्या है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। और अगर अर्निंग कैपेसिटी बढ़ती तो क्या हो जाती, कैपिटल एक्सपेंडिचर। अगर किसी रिपेयर से, एक्सपेंडिचर से किसी एग्जिस्टिंग एसेट्स की आपकी अर्निंग कैपेसिटी बढ़ती है तो वो क्या है, कैपिटल एक्सपेंडिचर। अगर अर्निंग कैपेसिटी नहीं बढ़ती, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। तो यहाँ पे अपना आंसर क्या हो गया, आपसे पूछा था कौन रेवेन्यू नहीं है, तो रेवेन्यू कौन सा नहीं है, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। मूविंग ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 645। X Limited goes into liquidation and an existing company Z Limited purchase the business. Keep a point in your mind, existing company. एक कंपनी लिक्विडेट हो रही है और एग्जिस्टिंग कंपनी यानी कि पहले से जो मार्केट में अवेलेबल कंपनी है वो उसको परचेज कर रही है, तो इस तरह के फॉर्मेशन को क्या कहते हैं, एब्सॉर्प्शन। क्लियर है, सारे के लिए मैंने अलग अलग क्वेश्चन बनाए हैं तो इसी में मैं एक्सप्लेनेशन नहीं कर रही हूँ, सिर्फ आप एक एक पॉइंट को ध्यान रखिए, कई बार पढ़ने के बाद भी इन क्वेश्चनों में हमेशा कंफ्यूजन रहता है। एक्स लिमिटेड लिक्विडेट हो रही है, यानी कि एक्स लिमिटेड सोल्ड कर रहा है और जेड लिमिटेड एग्जिस्टिंग कंपनी इसको परचेज कर रही है, तो ये किस चीज का केस है, एब्जॉर्प्शन का, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सेम रिलेटेड ही है, 646। X Limited goes into liquidation and a new company Z Limited is formed. X Limited liquidate हो रही है, सोल्ड हो रही है और एक नई कंपनी बन रही है। ध्यान दीजिएगा, अगर पुरानी कंपनी को एक एग्जिस्टिंग कंपनी परचेज करती है तो वो है एब्जॉर्प्शन, और अगर एक न्यू कंपनी फॉर्म होती है तो उसको बोलते हैं एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। और थर्ड, सेम उसी फॉर्मेट में हम चल रहे हैं रिलेटेड क्वेश्चन के साथ। दो कंपनी लिक्विडेट हो रही है और उनके बदले में एक तीसरी नई कंपनी बन रही है।
A and B Limited go into liquidation and a new company X Limited is formed. इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम कहते हैं अमलगमेशन. ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर. एक बार तीनों को मिक्स करके फिर से बता रही हूँ. अगर एक कंपनी लिक्विडेट हो रही है और एग्जिस्टिंग कंपनी उसको परचेज कर रही है तो उसको बोलते हैं एब्जॉर्प्शन. अगर एक कंपनी लिक्विडेट हो रही है और एक न्यू कंपनी उसको परचेज करके फॉर्म्ड हो रही है उसको बोलते हैं एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन. और दो कंपनी लिक्विडेट हो रही है और उसके बदले में एक नई कंपनी बन रही है तो उसको क्या बोलते हैं? अमलगमेशन. क्लियर? मूविंग ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 648. Which of the following is not deferred revenue expenditure? Deferred revenue expenditure क्या होता है? Deferred revenue expenditures are the expenditures which is anchored in huge amount and then write off in installment for the profit of consecutive years. All those expenditures are comes under deferred revenue expenditure. ऐसे एक्सपेंडिचर जो एक बार एंकर्ड किए जाते हैं और फिर उनको सेम अकाउंटिंग पीरियड में चार्ज न करके धीरे धीरे इंस्टॉलमेंट में सब्सिक्वेंट ईयर आने वाले सालों के प्रॉफिट से राइट ऑफ किया जाता है उसको क्या कहते हैं? डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर. क्लियर है? फॉर एग्जांपल प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस, डिस्काउंट ऑन इश्यू, अंडर राइटर कमीशन, ठीक है ना, डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर्स, एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंडिचर्स, क्या है ये सब? डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर. तो इसमें आपको पहचानना है कौन सा डेफर्ड एक्सपेंडिचर नहीं है. हैवी एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंडिचर, यस दिस इज डेफर्ड. एक्सपेंसेस एंकर्ड इन रिमूविंग बिजनेस टू मोर कन्वीनियंट प्रीमिसेस, यानी कि एक प्रीमिसेस से दूसरी प्रीमिसेस में शिफ्ट करके मोर कन्वीनियंट में कन्वर्ट कर रहे हो तो वहां पे भी हैवी एक्सपेंडिचर होगा, धीरे धीरे राइट ऑफ किया जाएगा इसको भी. प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस क्या होती है? जब बिजनेस को हम एस्टेब्लिश करते हैं तो स्टार्टिंग में जो हैवी एक्सपेंडिचर होता है उसको क्या बोलते हैं? प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस. तो ये भी क्या है? डेफर्ड रेवेन्यू. डेप्रिसिएशन ऑन फिक्स एसेट्स, दिस इज नॉट डेफर्ड रेवेन्यू क्योंकि ये हर साल प्रॉफिट से चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है और हर साल के प्रॉफिट में चार्ज किया जाता है एवरी ईयर. इसका कोई ऐसा नहीं है कि एक बार आपने एक्सपेंडिचर कर दिया और उसके बाद उसको डेफर्ड की तरह ट्रीट किया. आप एक एसेट परचेज करते हो और एसेट के रिप्लेसमेंट के लिए फंड अरेंज करने के लिए आप क्या करते हो? डेप्रिसिएशन चार्ज करते हो क्योंकि लीगली आपको इनकम टैक्स अथॉरिटी, इनकम टैक्स एक्ट ने भी एज अ एक्सपेंसेस चार्ज करने की परमिशन दी हुई है. तो आपको एडवांटेज भी होता है, प्रॉफिट वैल्यू क्या हो जाती है? कम हो जाती है और रिप्लेसमेंट के लिए फंड इकट्ठा हो जाता है. बट ये हर साल चार्ज किया जाता है. ये ऐसा नहीं है कि एक बार फिक्स करके और फिर इसको इंस्टॉलमेंट पे राइट ऑफ किया जाता है. ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर. डेप्रिसिएशन ऑन फिक्स एसेट क्या है आपका? ये आपका रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है. मूविंग ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 649. अंडर परचेज मेथड द डिफरेंस बिटवीन द प्राइस कंसिडरेशन and the share capital of the transferee company should be adjusted to. अगर परचेज मेथड यूज हो रहा है तो आपका जो परचेज कंसिडरेशन है और जो शेयर कैपिटल है उसका डिफरेंस किस तरह से एडजस्ट किया जाता है. सी सपोज आप परचेज करते हो तो एसेट सारी डेबिट होती हैं और लाइबिलिटीज क्या होती हैं? क्रेडिट. अगर आपकी एसेट्स जो है लाइबिलिटीज से ग्रेटर है तो जो इनका डिफरेंस है वो आप किससे शो करते हो? कैपिटल रिजर्व से. और अगर आपकी लाइबिलिटीज ग्रेटर है, लाइबिलिटीज का टोटल यानी कि लाइबिलिटी प्लस कैपिटल का टोटल आपका ग्रेटर है एज कंपेयर टू एसेट, जो डिफरेंस है उसे कहां से क्या शो करते हैं? गुडविल. क्लियर है? तो यहाँ पे ये पूछ रहा है कि परचेज मेथड में डिफरेंस को कैसे ट्रीट करते हैं? विद द हेल्प ऑफ गुडविल एंड कैपिटल रिजर्व. अगर आपका एसेट्स और लाइबिलिटी प्लस कैपिटल को मैच करना है, एसेट साइड ज्यादा है, लाइबिलिटी प्लस कैपिटल लेसर है, तो कैपिटल रिजर्व के नाम से बैलेंस को लिखते हैं. और अगर आपका लाइबिलिटीज मोर है एज कंपेयर टू एसेट तो डिफरेंस को किससे लिखते हैं? गुडविल से. ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर. क्वेश्चन नंबर 650. अमलगमेशन इज सेड टू बी इन द नेचर ऑफ मर्जर. अमलगमेशन को मर्जर कहते हैं इफ, अगर
All assets and liability of transfer company are taken over by the transferee company. अगर जो परचेजर कंपनी है वो सारी की सारी एसेट को परचेज करके ट्रांसफर कर लेती है. बिजनेस ऑफ ट्रांसफर कंपनी इज इंटेंडेड टू बी कैरिड ऑन बाय द ट्रांसफरी कंपनी. जो ट्रांसफरी कंपनी है वो ट्रांसफरर यानी कि जो सेलर है, सेलर का बिजनेस जो परचेजर है वो कैरिड आउट करता है. नंबर 3, परचेज कंसिडरेशन मस्ट बी पेड इन इक्विटी शेयर बाय द ट्रांसफर ऑफ कंपनी एक्सेप्ट द फ्रैक्शन शेयर. वो एक क्राइटेरिया बनाया जाता है कि किस प्रोपोर्शन में शेयर दिए जाएंगे, और जो परचेज कंसिडरेशन है वो शेयर में अगर दिया जाता है. अगर ये तीनों कंडीशन सेटिस्फाई होती हैं तो अमलगमेशन को मर्जर का नेचर की तरह ट्रीट किया जाएगा. ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर. दोस्तों, सेशन पसंद आ रहा हो तो सेशन को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए. अभी तक आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट करके अपना फीडबैक जरूर शेयर कीजिए. हम कोशिश करेंगे आपके फीडबैक को कंसीडर करके आगे के लेक्चरों को और इम्प्रूव करने के लिए. मूविंग ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 651. विच वन ऑफ द फॉलोइंग ब्रांचेस ऑफ अकाउंटिंग प्राइमरी डील विथ प्रोसेसिंग एंड प्रेजेंटिंग ऑफ अकाउंटिंग डेटा फॉर इंटरनल यूज. इनमें से कौन सी ब्रांच ऑफ अकाउंटिंग है जो कि डेटा को प्रोसेसिंग और प्रेजेंटेशन करती है इंटरनल यूज के लिए? फाइनेंशियल अकाउंटिंग, टैक्स अकाउंटिंग, मैनेजमेंट और मैनेजरियल अकाउंटिंग, इन्फ्लेशन अकाउंटिंग. तो कौन सी अकाउंटिंग है जो प्रेजेंटेशन और प्रोसेसिंग का काम करती है? मैनेजमेंट अकाउंटिंग और मैनेजरियल अकाउंटिंग. ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर. मूविंग ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 652. बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है. द फंडामेंटल अकाउंटिंग इक्वेशन एसेट इज इक्वल टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल क्या है? कौन से कंसेप्ट के अकॉर्डिंग है? ड्यूल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट. यानी कि ड्यूल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट ये कहता है कि फर्म की एसेट और लायबिलिटी प्लस कैपिटल हमेशा इक्वल होता है. यानी कि हर ट्रांजेक्शन का इम्पैक्ट इस तरह से बनता है कि ये बैलेंस क्या है? मेंटेन रहता है थ्रू आउट द ट्रांजेक्शंस. मूविंग ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 653. कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्रीज इंक्लूड. जो स्टॉक है, जो इन्वेंट्री है, उसकी कॉस्ट में क्या क्या कंसीडर किया जाता है? डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस, डायरेक्ट लेबर प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस, ऑल कॉस्ट ऑफ परचेज, कॉस्ट ऑफ कन्वर्जन, अदर कॉस्ट incurred in bringing the inventory to their present location and condition, डायरेक्ट मटेरियल ओनली. देखिए, जो इन्वेंट्री है, इन्वेंट्री का मतलब क्या है? रॉ मटेरियल खरीदने से लेके उसको फिनिश प्रोडक्ट बनाने तक, फिनिश गुड बनाने तक, और उसको फिर स्टॉक में रखने तक के सारे खर्चे आते हैं. यानी कि रॉ मटेरियल खरीदा, उस पर काम किया, प्रोसेसिंग की, और प्रोसेसिंग करने के बाद फिक्स गुड बनाया, फिनिश गुड बनाने के बाद उसको स्टॉक में रखा, तो वहां तक के सारे खर्चे किसमें आते हैं? हमारे इन्वेंट्री कॉस्ट में. ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर. मूविंग ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 654. Which of the following assets are dealt with by accounting standard 10 और accounting standard on fixed assets? देखिए, सारी फिक्स एसेट, टेंजिबल एंड इंटेंजिबल, जो है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड फिक्स एसेट्स, इंटेंजिबल एंड टेंजिबल, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 10 के अंदर आती हैं, एक्सेप्ट लाइव स्टॉक. अगर आपका हॉर्स है, काउ है, प्लांट्स है, कुछ इस तरह का एग्रीकल्चर प्रोडक्ट है, तो वो नहीं आएगा. उसके अलावा सारा का सारा आपका अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 10 में आएगा. तो आपका लैंड एंड बिल्डिंग, मशीनरी, व्हीकल, फर्नीचर, गुडविल एंड पेटेंट, ट्रेडमार्क, डिजाइन सब आएगा. यानी कि ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर. क्वेश्चन नंबर 655. Which of the following is not included in the category of intangible assets? As you can know, all know, intangible क्या होता है? We can't touch and see. Intangible we can touch and see. जिनको आप देख सकते हो, छू सकते हो, वो टेंजिबल है, और जिनको आप देख नहीं सकते, छू नहीं सकते, इंटेंजिबल है. पेटेंट आप छू नहीं सकते हो, इंटेंजिबल है. कॉपीराइट इंटेंजिबल है. कॉम्पिटिटिव बेनिफिट एंड प्रिविलेज इंटेंजिबल है. मशीनरी क्या है? टेंजिबल. तो नॉट इंक्लूडेड इन इंटेंजिबल पूछा है, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर.
Moving on the next question, question number 656. Jaipur Club has a prize fund of rupees 6 lakh. It incurred expenses on prize accounting to rupees 5,20,000. The expenses should be. देखिए ये किसका क्वेश्चन है, ये एनपीओ का क्वेश्चन है और एनपीओ में ये एक रूल होता है कि अगर किसी भी वर्क के लिए फंड गिवन है तो उस फंड को डायरेक्टली बैलेंस शीट की लायबिलिटी में ले जाते हैं और उस फंड को जो भी उस फंड की एक्सपेंसेस होती है वो उसमें से माइनस हो जाती हैं और जो उसकी एक्सपेंसेस हैं सॉरी इनकम है वो उस फंड में प्लस हो जाती है। यानी कि अगर कोई फंड है और उससे रिलेटेड एक्सपेंसेस या इनकम है तो डायरेक्टली बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड में जाएगी और उसमें से जो एक्सपेंसेस हैं वो माइनस हो जाएंगी और जो इनकम है उससे रिलेटेड वो उसमें प्लस हो जाएंगी। इसको किसी भी हाल में इनकम एंड एक्सपेंडिचर में ट्रांसफर नहीं करती। अगर फंड नहीं होता, सपोज आपका फंड नहीं है प्राइस फंड, तो जो प्राइस एक्सपेंसेस हैं वो डायरेक्टली कहाँ जाएंगे, इनकम एंड एक्सपेंडिचर में। क्लियर है? प्राइस फंड है तो प्राइस फंड की एक्सपेंसेस प्राइस फंड में से बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड फंड लिख के उसमें सब्ट्रैक्ट की जाएंगी और अगर फंड नहीं है तो इसको इनकम एंड एक्सपेंडिचर में चार्ज करेंगे। तो अपने पास फंड है तो क्या ट्रीटमेंट हुई, डेबिटेड टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, presented in the asset side of the balance sheet, debited to the income and expenditure account and presenting in the asset side, deducted from the price fund on the liability side of the balance sheet। आपको बता दी ये चीज मैंने पहले ही। तो आंसर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। मूविंग ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 657। X Limited purchase assets worth rupees 28,80,000. It issued debentures 100 each at a discount of 4% in full satisfaction of purchase consideration। यानी कि पूरा पूरा purchase consideration इन शेयर में पे हो रहा है। The number of debenture issued to vendor। इस सिचुएशन में नंबर ऑफ डिबेंचर्स या नंबर ऑफ शेयर्स कुछ भी निकालने हो तो क्या फॉर्मूला होता है, नंबर ऑफ डिबेंचर्स और नंबर ऑफ शेयर्स इज इक्वल टू परचेज कंसिडरेशन अपॉन में इशू प्राइस पर शेयर और डिबेंचर जो भी है। ठीक है, तो परचेज कंसिडरेशन क्या है 28,80,000, इशू प्राइस क्या है 100 ईच है और 4% डिस्काउंट है तो 100 में का 4% 4 यानी कितना हो गया 96। कट कर देंगे 3 6 जा 18, 3 9 जा 27, 128, 3 पे जा रहा है यानी कि आंसर आ गया आपका 30,000। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। मूविंग ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 658। एज पर शेड्यूल 3 पार्ट 1 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013, coal seam area will be presented under the following subhead in the balance sheet of the company। बैलेंस शीट का अकाउंटिंग स्टैंडर्ड और शेड्यूल 3 की जो है वो आप पढ़ के जाना। 2013 के अकॉर्डिंग जो शेड्यूल है, कई बार ये क्वेश्चन भी आ जाते हैं इस टाइप के कि कहाँ किस आइटम को मेंशन किया जाएगा। तो जो आपको कॉल सीन एरियर है वो कहाँ आएगा, शेयर होल्डर फंड में। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। मूविंग ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 659। Money spent to acquire or upgrade physical asset is known as। फिजिकल मीन्स टेंजिबल एसेट्स। अगर टेंजिबल एसेट्स को एक्वायर और अपग्रेड करने के लिए यानी नई टेक्निक अगर आई है तो उसके अकॉर्डिंग अपग्रेड करते हैं तो एक्सपेंसेस कैसा है, रेवेन्यू है, कैपिटल है, एडमिनिस्ट्रेटिव है, ऑपरेटिव है। तो वो कैसा है, वो है आपका कैपिटल एक्सपेंसेस। मूविंग ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 660। The difference between total revenue and total variable cost is called। देखिए जो आपका कंट्रीब्यूशन होता है, कंट्रीब्यूशन के दो फॉर्मूले होते हैं, एक होता है सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट और दूसरा होता है फिक्स कॉस्ट प्लस प्रॉफिट। तो आपसे कह रहा है टोटल रेवेन्यू माइनस टोटल वेरिएबल कॉस्ट यानी कि ये क्या है, कंट्रीब्यूशन मार्जिन। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। मूविंग ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन,
क्वेश्चन नंबर 661, मार्जिनल कॉस्टिंग इज ऑल्सो नोन एज, मार्जिनल कॉस्टिंग को इनडायरेक्ट कॉस्टिंग, डायरेक्ट कॉस्टिंग, वेरिएबल कॉस्टिंग, बोथ बी एंड सी। मार्जिनल कॉस्टिंग में आप वेरिएबल कॉस्ट को कंसीडर करते हो। सबसे पहली बात ये तो सभी जानते हैं कि वेरिएबल कॉस्टिंग इज ऑल्सो नोन एज मार्जिनल कॉस्टिंग, क्योंकि मार्जिनल कॉस्टिंग में हम वेरिएबल कॉस्टिंग को इसलिए यूज करते हैं क्योंकि मार्जिनल का मतलब क्या होता है, द कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग वन एक्स्ट्रा यूनिट, तो हम इस तरह से इसको ट्रीट किया जाता है। तो जब फिक्स कॉस्ट का प्रोडक्शन से कोई रिलेशन ही नहीं है, नो रिलेशन विद प्रोडक्शन, यानी कि प्रोडक्शन जीरो है, तब भी हम फिक्स कॉस्ट को पे कर रहे हैं, तो इसलिए मार्जिनल कॉस्टिंग में वेरिएबल कॉस्ट को ही कंसीडर किया जाता है। और इस वेरिएबल कॉस्टिंग को आप डायरेक्ट कॉस्टिंग भी कहते हैं। क्या कहते हैं? डायरेक्ट कॉस्टिंग। यानी कि आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, मार्जिनल कॉस्टिंग इज नोन एज डायरेक्ट कॉस्टिंग एंड वेरिएबल कॉस्टिंग। Moving on the next question, question number 662, which of the following ratio express that how many times the inventory is turning over towards the cost of goods sold? Inventory turn over towards the cost of goods sold, वो कौन से रेशियो से पता चलता है? देखिए, आपका जो स्टॉक है वो एक साल में कितनी बार कैश में कन्वर्ट होता है वो आपको पता चलता है इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो से। और इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो जितना ज्यादा होगा, मोर होगा, वो बिजनेस के लिए क्या होगा? अच्छा होगा। क्योंकि मोर का मतलब क्या है? इन्वेंट्री टर्नओवर। मोर का मीनिंग ये है कि आपका इन्वेंट्री इतने टाइम्स, क्योंकि इन्वेंट्री इसमें आता है टाइम्स में, मान लो आया 10 टाइम्स, तो 10 टाइम्स का मतलब क्या हो गया? एक साल में इन्वेंट्री 10 टाइम्स कैश में कन्वर्ट हुआ है। 15 टाइम्स का मतलब क्या हो गया? एक साल में आपका जो इन्वेंट्री है 15 टाइम्स कैश में कन्वर्ट हुआ। यानी कि जितने टाइम्स ज्यादा बार कन्वर्ट होगा उतना आपका बिजनेस क्या है? एफिशिएंट है। मूविंग ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 663, which of the following is not a method of pricing raw material issue from stock? अगर स्टॉक से रॉ मटेरियल इशू किया जा रहा है तो इनमें से कौन सा मेथड जो है इशू ऑफ स्टॉक के लिए नहीं? स्टैंडर्ड कॉस्टिंग, स्टैंडर्ड में क्या करते हैं? एस्टिमेटेड और एक्चुअल को कंपेयर करते हैं। यूनिट कॉस्ट, मार्जिनल कॉस्ट, कॉन्टिन्यूअस वेटेड एवरेज। देखिए, सारे के सारे मेथड में इशू यूज हो जाता है स्टॉक से, बट मार्जिनल कॉस्टिंग में स्टॉक इशू का कोई रिलेशन नहीं है। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। मूविंग ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 664, all of the following are cases of labor turnover except, इनमें से सारे के सारे लेबर टर्नओवर के केसेस हैं, एक्सेप्ट कौन सा नहीं है? देखिए, पुराने एम्प्लॉय बिजनेस छोड़ के गए, न्यू एम्प्लॉय आ गए, एक्सपेंशन किया बिजनेस का, न्यू एम्प्लॉय हायर किए, लोगों को अच्छी अपॉर्चुनिटी मिली तो उन्होंने आपकी ऑर्गेनाइजेशन से सेपरेट होकर अदर ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन कर लिया। तो सारी सिचुएशंस जो हैं वो लेबर टर्नओवर को सेटिस्फाई करती हैं। लेकिन अगर रिट्रेचमेंट पॉलिसी अडॉप्ट की जाती है तो वो लेबर टर्नओवर का पार्ट नहीं है। वर्कर अपॉइंटेड अगेंस्ट द वैकेंसी कॉज ड्यू टू डिस्चार्ज और क्विटिंग ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, कई लोगों को डिस्चार्ज कर दिया गया है ऑर्गेनाइजेशन से, कई लोगों ने क्विट कर दिया है, तो उसकी वजह से उसके अगेंस्ट में वैकेंसी निकाल के वर्कर को एम्प्लॉय किया। लेबर टर्नओवर से कनेक्शन है इसका। वर्कर एम्प्लॉयड अंडर द एक्सपेंशन स्कीम ऑफ द कंपनी, लेबर टर्नओवर से रिलेशन है। द टोटल चेंजेस इन द कंपोजिशन ऑफ लेबर फोर्स की कंपोजिशन में चेंज आ रहा है टोटल में, लेबर टर्नओवर। वर्कर रिट्रेंचमेंट इज नॉट कम्स अंडर लेबर टर्नओवर। मूविंग ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन, मैं ज्यादा डिटेल में नहीं जा रही हूँ क्योंकि डिटेल में जाऊंगी तो 3-4 घंटे का लेक्चर बनेगा ही, तो जितना जरूरी है उतना आपको हर क्वेश्चन के साथ बता रही हूँ। स्टिल किसी टॉपिक पे आपको लगता है कि आपको ज्यादा डिटेल की नीड है तो मुझे आप कमेंट करके बता देना, उसके लिए मैं सेपरेट वीडियो आपके लिए अपलोड कर दूंगी। क्वेश्चन नंबर 665, ए हाई इन्वेंट्री टर्नओवर में इंडिकेट, पीछे मैंने आपको बताया था हाई टर्नओवर का मतलब क्या है? बिजनेस ज्यादा एफिशिएंट है, आपकी जो इन्वेस्टमेंट है वो यूज हो रही है। एन एफिशिएंट यूज ऑफ द इन्वेस्टमेंट इन द इन्वेंट्री, अ हाई रिस्क ऑफ स्टॉक आउट, स्टॉक पोजीशन ऑफ स्टोर रूम, ऑल ऑफ द गिवन ऑप्शन। तो क्या था? एफिशिएंसी।
क्योंकि जितना ज्यादा होगा, हाई इन्वेंट्री होगा, उतनी बार आपका इन्वेंट्री कैश में कन्वर्ट होगा। इसका मतलब आपका बिजनेस क्या है, एफिशिएंट है, आपकी जो स्टॉक में इन्वेस्टमेंट हो रखी है वो बेस्ट यूटिलाइज हो रही है। मूविंग ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 666, अनपेड कोल आर शोन इन द बैलेंस शीट ऑफ अ कंपनी। अनपेड यानी कि कोल्ड अप किया गया, सपोज ₹4 ऑन फर्स्ट कॉल, और जो है सब्सक्राइबर ने, शेयर होल्डर ने ये पे नहीं किया, तो ये क्या हो गई, अनपेड कॉल। अनपेड कॉल को कहाँ शो करते हैं, बाय डिडक्टिंग इट टू द शेयर कैपिटल, सॉरी बाय एडिंग इट टू द शेयर कैपिटल, शेयर कैपिटल में ऐड करते हैं, बाय डिडक्टिंग इट फ्रॉम द कोल्ड अप कैपिटल, कोल्ड अप कैपिटल में से इसको माइनस करते हैं, करंट एसेट्स में लिखेंगे, करंट लाइबिलिटी में लिखेंगे। देखिए अनपेड कॉल्ड है तो इसका करंट एसेट और करंट लाइबिलिटी से कोई रिलेशन नहीं है। अब शेयर कैपिटल तो बहुत तरह की होती है, ऑथोराइज होती है, फिर इशूड होती है, फिर सब्सक्राइब होती है, फिर कोल्ड अप होती है, ठीक है ना। तो आपका जो अनपेड है, अनपेड उसी में होगा जो आपने लोगों से मांगा है, यानी कि कोल्ड अप है, और वो नहीं मिला तो उसको क्या करेंगे, बाय डिडक्टिंग इट फ्रॉम द कोल्ड अप शेयर कैपिटल। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। मूविंग ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 667, goods withdraw by the proprietor for his personal use are। प्रोपराइटर ने अपने पर्सनल यूज के लिए गुड्स निकाले हैं। अगर मैं इसकी ट्रीटमेंट की बात करूं तो ट्रेडिंग अकाउंट में जो प्रोपराइटर है पर्सनल यूज के लिए जो गुड्स निकालता है, या फिर गुड्स एज अ फ्री सैंपल यूज किए गए हैं, चैरिटी में दिए गए हैं, कोई भी सिचुएशन है, तो उन सिचुएशंस में ट्रेडिंग अकाउंट में से परचेज में से क्या करते हैं, उसको माइनस। और बैलेंस शीट में अगर अपनी सिचुएशन की बात करें, हमारी पर्सनल यूज है यानी कि ड्राइंग्स की बात हो रही है, तो जो ड्राइंग्स के गुड्स हैं वो परचेज में से माइनस हो जाएंगे और बैलेंस शीट में कैपिटल में से माइनस। ये ट्रीटमेंट होती है। अब देखिए क्या ऑप्शन दिए हुए, शोन एज अ डिडक्शन फ्रॉम द परचेज, शोन एज अ डिडक्शन फ्रॉम सेल, ट्रीटेड एज सेल्स एट कॉस्ट प्राइस, एडेड टू द परचेज। तो क्या करेंगे, डिडक्शन फ्रॉम द परचेज। क्लियर? मूविंग ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 668, बोनस शेयर कैन बी इशूड बाय द कंपनी। बोनस शेयर, एज वी कैन डिस्कस इन मैनी लेक्चर्स, बोनस शेयर वो शेयर होते हैं जो कंपनी जो है डिविडेंड के अगेंस्ट में शेयर होल्डर को इशू करती है। बोनस शेयर्स आर शेयर विच इज इशूड बाय द कंपनी टू शेयर होल्डर इन प्लेस ऑफ डिविडेंड। कई बार कंपनी कैश डिविडेंड ना देके उस कैश डिविडेंड की अमाउंट का एक पर्टिकुलर प्रोपोर्शन निकाल के कि किसी के पास कितने शेयर हैं तो उसको कितने बोनस शेयर इशू किए जाए, तो वो कैश डिविडेंड ना देके उसको शेयर देती है, उनको क्या कहते हैं, बोनस शेयर। और एक होता है राइट शेयर। राइट शेयर क्या होता है, राइट शेयर होता है कि अगर कंपनी नए शेयर या नया ऑफर निकालती है शेयर इशू का, तो पहले वो क्या करती है, एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर से पूछती है कि उनको शेयर खरीदने हैं या नहीं खरीदने। अगर एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर उनके न्यू शेयर नहीं परचेज करते हैं, अगर एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर कंपनी के न्यू शेयर परचेज नहीं करते हैं, तब वो मार्केट में जाएगी। तो अपने न्यू इशू को एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को पहले ऑफर करने को क्या कहते हैं, राइट शेयर। और बोनस शेयर जो डिविडेंड के अगेंस्ट में, यानी कि डिविडेंड ना देके डिविडेंड की जगह शेयर इशू किए जाते हैं, उनको क्या कहते हैं, बोनस शेयर। बोनस शेयर कहां से इशू किए जाते हैं, आउट ऑफ रिजल्ट क्रिएटेड बाय द रिवैल्यूएशन ऑफ फिक्स एसेट। फिक्स एसेट को रिवैल्यूएट किया गया है, यानी कि उनको अपडेट किया गया है। अगर हम एडमिशन की बात करें, रिटायरमेंट की बात करें, तो वहां पे रिवैल्यूएशन अकाउंट बनते हैं और एसेट्स को अपडेट करते हैं। उससे कुछ फायदा भी हो सकता है और नुकसान भी हो सकता है। तो इस रिवैल्यूएशन से कभी भी बोनस शेयर इशू नहीं किए जाते। आउट ऑफ शेयर प्रीमियम नॉट कलेक्टेड इन कैश, ऐसा शेयर प्रीमियम जो कैश में कलेक्ट नहीं हुआ है उससे बोनस शेयर इशू किए जाते हैं। नो, अगर जो शेयर प्रीमियम है वो कैश में कलेक्ट होता, इफ शेयर प्रीमियम इज कलेक्टेड इन कैश, तो उसको बोनस शेयर के लिए इशू कर सकते थे। अगर शेयर प्रीमियम कैश में कलेक्ट किया गया है तो उसको बोनस शेयर के लिए इशू कर सकते हैं। प्राइमरी एक्सपेंसेस जो होती हैं डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर वाली,
उनको राइट ऑफ करने के लिए भी इसका यूज किया जा सकता है और इसका यूज रिडम्पशन पे भी किया जाता है। तो यहाँ पे तो किया नहीं जाएगा क्योंकि ये क्या करे, नोट कलेक्टेड इन कैश। कब यूज कर सकते हैं इसका, जब ये कलेक्ट कैसे होता, कैश में। विदाउट एनी प्रोविजन फॉर इट इन आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन ऑफ द कंपनी। कंपनी का जो आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन है उसमें इसका कोई प्रोविजन ही नहीं है, यानी कि बिना प्रोविजन के ही बोनस शेयर आप इशू कर दोगे, ऐसा पॉसिबल नहीं है। अगर आप ऐसी चीजें करना चाहते हो तो आपको आर्टिकल में मेंशन करवाना होगा। आउट ऑफ फ्री रिजर्व बिल्ड आउट ऑफ जेन्युइन प्रॉफिट। आपके जो जेन्युइन प्रॉफिट हो रहे हैं उसमें से जो आप फ्री रिजर्व क्रिएट कर रहे हो उसमें से आप बोनस शेयर इशू कर सकते हो। तो यहाँ पे चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। मूविंग ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 669, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। इनमें से कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है। फिक्स एसेट्स मस्ट ऑलवेज बी शोन एट मार्केट प्राइस। फिक्स एसेट्स को मार्केट प्राइस पे शो करना चाहिए। भाई करना चाहिए या नहीं करना चाहिए उससे हमें कोई मतलब नहीं है, हमें पता है कि अकाउंटिंग पॉलिसी क्या होती है कि भाई जो फिक्स एसेट्स है उसमें से डेप्रिसिएशन लेस करके हर साल बैलेंस वैल्यू को बैलेंस शीट में दिखाया जाता है। ये ट्रीटमेंट होती है, मार्केट वैल्यू पे कभी भी नहीं दिखाती। यही रूल एंड रेगुलेशन है अकाउंटिंग का। बुक कीपिंग एंड अकाउंटिंग आर डिफरेंट टर्म। बुक कीपिंग और अकाउंटिंग डिफरेंट टर्म है। ओनर्स इक्विटी इज इक्वल टू एसेट्स इज इक्वल टू लाइबिलिटी। ओनर इक्विटी क्या होती है, एसेट्स इज इक्वल टू लाइबिलिटी होती है, गलत है। एसेट्स इज इक्वल टू लाइबिलिटी प्लस इक्विटी होता है। पेटेंट इज एन एग्जांपल ऑफ करंट एसेट्स। पेटेंट जो है करंट एसेट का एग्जांपल है, करंट एसेट्स का एग्जांपल नहीं है, ये इंटेंजिबल एसेट है। इंटेंजिबल एसेट, फिक्स एसेट में इसको अलग से शो किया जाएगा। अब यहाँ पे बात करें करेक्ट की, तो करेक्ट क्या हो गया, बुक कीपिंग एंड अकाउंटिंग। क्योंकि बुक कीपिंग क्या है, एक आर्ट है और अकाउंटिंग क्या है, साइंस है। बुक कीपिंग डेटा को रिकॉर्ड करती है और उसको प्रोसेस और एनालाइज प्रॉपरली कौन करता है, इंटरनल यूज के लिए और एक्सटर्नल यूज के लिए अकाउंटिंग। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। मूविंग ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 670, which one of the following is an example of source of fund। इनमें से कौन सा सोर्स ऑफ फंड है, यानी कि कहां से फंड आएगा। डिक्रीज इन शेयर कैपिटल। शेयर कैपिटल डिक्रीज होने का मतलब है बायबैक हो रहा है या फिर क्या हो रहा है, रिडम्पशन। अब बायबैक होगा यानी कि हम अपने शेयर वापस खरीद रहे हैं, रिडीम कर रहे हैं डिबेंचर को, या लोन पे कर रहे हैं, सॉरी डिबेंचर को रिडीम कर रहे हैं, शेयर कैपिटल में चेंजेस ला रहे हैं, बायबैक कर रहे हैं, तो यहाँ से हमें एप्लीकेशन करनी पड़ेगी फंड की। इंक्रीज इन लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी का मतलब क्या है, आपने नए डिबेंचर इशू किए हैं, नया लोन ले लिया है, नए बॉन्ड इशू किए हैं, क्योंकि जब आप ये चीज करेंगे तो आपकी लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी क्या होगी, इंक्रीज होगी। और इस सारी प्रोसेस से क्या होगा, कैश का इनफ्लो, यानी कि क्या हो जाएगा, सोर्स। यहाँ पे एप्लीकेशन हुआ फर्स्ट में, सेकेंड में सोर्स। डिक्रीज इन लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी का मतलब क्या है, डिबेंचर आपने रिडीम कर दिए, लोन पे कर दिया, बॉन्ड रिडीम कर दिए, तो उन सब कामों के लिए क्या करना पड़ेगा, फंड को यूज करना पड़ेगा, यानी कि एप्लीकेशन एंड यूजेज ऑफ फंड। इंक्रीज इन फिक्स एसेट्स का मतलब क्या है, आपने फिक्स एसेट खरीदी है तो आपको फंड की नीड है, एप्लीकेशन ऑफ फंड। आपसे पूछा है सोर्स ऑफ फंड, तो सोर्स ऑफ फंड क्या हो जाएगा, इंक्रीज इन लॉन्ग टर्म लायबिलिटी। मूविंग ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 671। दोस्तों सेशन पसंद आ रहा हो तो सेशन को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, अपना फीडबैक हमारे साथ जरूर शेयर कीजिए। मैच लिस्ट 1 with list 2 and select correct answer using the code given below. ABC analysis, fund flow analysis, return on investment, M&M theory means Mudgalani and Miller theory. ABC एनालिसिस इन्वेंट्री मैनेजमेंट की टेक्निक है। मुदगलानी एंड मिलर थ्योरी जो है वो कैपिटल स्ट्रक्चर से रिलेटेड होती है। फंड फ्लो एनालिसिस वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट से रिलेटेड है और रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट किससे रिलेटेड है, ओवरऑल प्रॉफिटेबिलिटी से। तो एक फर्स्ट के साथ सेकेंड, सेकेंड के साथ थर्ड, फर्स्ट के साथ सेकेंड, सेकेंड के साथ थर्ड,
थर्ड के साथ फोर्थ और फोर्थ के साथ फर्स्ट। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। मूविंग ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 672, द रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट ROI में बी कैलकुलेटेड एज। ROI कैसे कैलकुलेट किया जाता है भाई? ROI होता है रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट इज इक्वल टू नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट, टैक्स एंड डिविडेंड अपॉन कैपिटल इंप्लॉयड। और कैपिटल इंप्लॉयड क्या होता है? कैपिटल एम्प्लॉयड इज इक्वल टू टोटल एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटी, और यू कैन से फिक्स एसेट्स प्लस वर्किंग कैपिटल और इक्विटी प्लस डेप्ट। डेप्ट में डिबेंचर्स, लोन, वो सब लॉन्ग टर्म आ जाएंगे। ठीक है, तो देखिए कौन सा फॉर्मूला है जो ये सेटिस्फाई कर रहा है ROI। ये है आपका नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट, टैक्स एंड डिविडेंड, कैपिटल एम्प्लॉयड। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। मूविंग ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 673, विच इज द फॉर्म ऑफ डिविडेंड? कैश डिविडेंड, बॉन्ड डिविडेंड, स्टॉक डिविडेंड, ऑल ऑफ दीज। कैश, बॉन्ड और स्टॉक तीनों की तीनों डिविडेंड की फॉर्म है, तो यहाँ पे आंसर क्या आ जाएगा? ऑल ऑफ दीज। मूविंग ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 674, द मैक्सिमम अलाउेबल डिस्काउंट ऑन इक्विटी शेयर इज। इक्विटी शेयर पे मैक्सिमम कितना डिस्काउंट दिया जाता है? मैक्सिमम डिस्काउंट की कैप होती है 10%। 10% से ज्यादा का डिस्काउंट नहीं दिया जा सकता। ठीक है, तो आंसर क्या हो गया? ऑप्शन नंबर बी। 675, शेयर कॉल अकाउंट। शेयर कॉल अकाउंट कैसा है? पर्सनल अकाउंट, क्योंकि शेयर कॉल शेयर होल्डर से रिलेटेड है। शेयर होल्डर क्या है? आपका पर्सनल। शेयर अलॉटमेंट इज ऑल्सो रिलेटेड टू होल्डर, पर्सनल। शेयर एप्लीकेशन पर्सनल, यानी कि कुछ भी दे इस तरह की चीजें, तो वो क्या होगा? आपका पर्सनल अकाउंट। एज पर सेबी गाइडलाइन, मिनिमम एप्लीकेशन मनी शुड बी नॉट लेस देन। सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया की गाइडलाइन के अकॉर्डिंग एप्लीकेशन मनी किससे कम नहीं होनी चाहिए? 25%, 10% ऑफ इश्यू प्राइस, 20% ऑफ इश्यू प्राइस और 6% ऑफ इश्यू प्राइस, नॉट लेस देन 25%। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। मूविंग ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 679, discounted cash flow criteria for investment appraisal does not include। इनमें से डिस्काउंटेड कैश फ्लो क्राइटेरिया किसमें इंक्लूड नहीं होगा? मैंने आपको बताया था जितने भी ट्रेडिशनल मेथड हैं उनमें डिस्काउंटेड मेथड यूज नहीं होता, और जितने भी आपको अभी पीछे मॉडर्न मेथड बताए थे सब में डिस्काउंटेड यूज होता है। नेट प्रेजेंट वैल्यू मॉडर्न मेथड, टाइम वैल्यू ऑफ मनी भी होता है, डिस्काउंटेड भी होता है। इसके बाद आपका है बेनिफिट कॉस्ट रेशियो, डिस्काउंटेड होता है इसमें भी। अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न ट्रेडिशनल मेथड है, डिस्काउंटेड नहीं होता। इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न मॉडर्न मेथड है, टाइम वैल्यू ऑफ मनी भी होता है, डिस्काउंटेड भी होता है। तो यहाँ पे आंसर क्या हो गया? ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। मूविंग ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 680, डिविडेंड पॉलिसी ऑफ अ कंपनी मेनली कंसर्न विथ। जो कंपनी की डिविडेंड पॉलिसी है वो डिविडेंड पे आउट और स्टेबिलिटी ऑफ डिविडेंड, इनमें से दोनों या दोनों में से कोई नहीं या दोनों में से कोई एक क्या होगा? देखिए जो डिविडेंड पॉलिसी है वो डिविडेंड पे आउट, यानी कि कितना परसेंटेज बचे हुए प्रॉफिट का, जो कि आपने कॉर्पोरेट टैक्स वगैरह सब कुछ दे दिया है और रिटेन अर्निंग कर ली है, तब डिसाइड किया जाता है कि भाई इतना पोर्शन रिटेन अर्निंग करा जाएगा, इतना डिविडेंड पे किया जाएगा। तो डिविडेंड पे आउट और स्टेबिलिटी ऑफ डिविडेंड दोनों पॉलिसी को फॉलो किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। मूविंग ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 681, कॉर्पोरेट डिविडेंड टैक्सेस। कॉर्पोरेट डिविडेंड टैक्स किस पे दिया जाता है? देखिए इंडिया में क्या फंडा है, पहले जो प्रॉफिट होता है प्रॉफिट के ऊपर दिया जाता है कॉर्पोरेट टैक्स। कॉर्पोरेट टैक्स के बाद जो बैलेंस प्रॉफिट बचता है उस बैलेंस प्रॉफिट में से डिसाइड किया जाता है
कितना रिटेन अर्निंग होगा और कितना डिविडेंड पे किया जाएगा। फिर ये डिसाइड होने के बाद जो डिविडेंड आता है उसमें क्या देना पड़ता है, डिविडेंड टैक्स, ये कंपनी ही देती है। और जब ये डिविडेंड टैक्स काटने के बाद जो बैलेंस है ये क्या कर दिया जाता है, शेयर्स होल्डर्स में डिवाइड कर दिया जाता है। ये जो शेयर्स होल्डर्स में डिवाइड कर दिया जाता है तो ये शेयर होल्डर के हैंड में क्या होता है, टैक्स फ्री। ठीक है, ये प्रोसेस होता है। अब तो आपसे पूछा कॉर्पोरेट डिविडेंड टैक्सेस कंप्यूटेड ऑन नेट प्रॉफिट, कंप्यूटेड ऑन शेयर कैपिटल, कंप्यूटेड ऑन ग्रॉस प्रॉफिट, कंप्यूटेड ऑन डिविडेंड पेड। तो किस पे कैलकुलेट किया जाएगा, जो डिविडेंड पेड करने के लिए डिसाइड होता है। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। मूविंग ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 682, प्रोविजन फॉर इनकम टैक्स इज। प्रोविजन फॉर इनकम टैक्स को कहाँ चार्ज करेंगे। देखिए भाई, प्रोविजन फॉर इनकम टैक्स जो है प्रॉफिट एंड लॉस में से ही कट करके रखा जाएगा। प्रोविजन का मतलब क्या है, अपकमिंग इनकम टैक्स की पहले से अरेंजमेंट आप करके रख रहे हो, उसका प्रोविजन बना के रख रहे हो। तो ये क्या होगा, डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। और ये किस पर्पस के लिए, कंजर्वेटिज्म प्रिंसिपल भी इसमें अप्लाई हो रहा है कि एक्सपेक्टेड के जो भी एक्सपेंसेस हैं, लॉसेस हैं, उनको पहले से ही एस्टिमेट करके रखो। मूविंग ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 683, वर्किंग कैपिटल विल इंक्रीज। देखिए वर्किंग कैपिटल होता क्या है, वर्किंग कैपिटल होता है करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटी। तो वर्किंग कैपिटल कब इंक्रीज होगी, जब करंट एसेट्स इंक्रीज होगी या फिर करंट लायबिलिटी डिक्रीज होगी, उस सिचुएशन में वर्किंग कैपिटल क्या होगी, इंक्रीज। और अगर मैं वर्किंग कैपिटल डिक्रीज होने की बात करूं तो किस सिचुएशन में होगी, जब करंट एसेट डिक्रीज होगी और करंट लायबिलिटी क्या होगी, इंक्रीज। तो आपसे क्या पूछा है, कब इंक्रीज होगी, यानी कि या तो करंट एसेट बढ़े या करंट लायबिलिटी कम हो। इफ करंट एसेट डिक्रीज, इफ करंट लायबिलिटी डिक्रीज, इफ करंट लायबिलिटी इंक्रीज, इफ न्यू शेयर्स आर इशू। न्यू शेयर से तो इसका कोई रिलेशन है ही नहीं। तो वर्किंग कैपिटल कब बढ़ेगी, करंट लायबिलिटी डिक्रीज। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। Moving on the next question, question number 684, in which type of industries the public sector unit play a dominant role? इसमें पब्लिक सेक्टर यूनिट्स डोमिनेट रोल प्ले करती है, पेट्रोकेमिकल, फर्टिलाइजर, स्टील इंडस्ट्रीज, ऑल ऑफ दी अबव। किसमें करती है, ऑल ऑफ दी अबव। तीनों के तीनों में जो आपकी पब्लिक सेक्टर यूनिट है वो डोमिनेट रोल प्ले करती है। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। मूविंग ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 685, विच अमंग दीज इज अ फैक्टर अफेक्टिंग बिजनेस इन्वायरमेंट। इसमें से कौन बिजनेस इन्वायरमेंट को इफेक्ट करता है, वैल्यू सिस्टम, ह्यूमन रिसोर्स। दोनों के दोनों इम्पैक्ट करते हैं, बोथ ऑफ वैल्यू सिस्टम एंड ह्यूमन रिसोर्सेज। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। Moving on the next question, question number 686, Industrial Policy 1991 initiated liberalization of Indian economy. Liberalization का मतलब है कि बिजनेस को इजी कर दिया है, बिजनेस स्टार्ट करना, लाइसेंसिंग वगैरह कम कर दी है। बहुत ही एसेंशियल बिजनेस होते थे, हैवी बिजनेस होते थे, बहुत सारे, कुछ ही एक मतलब सिलेक्टेड बिजनेस रखे जिनके लिए लाइसेंसिंग और परमिशन की नीड होती थी। बाकी को जो प्रोसेस है वो बहुत इजी कर दिया परमिशन का। इंडस्ट्रियल ग्रोथ वाज वेरी स्लो बिफोर 1991। 1991 से पहले जो इंडस्ट्रियल ग्रोथ थी बहुत स्लो थी, क्योंकि इतना कंबरसम प्रोसेस था नहीं ऑर्गेनाइजेशन बनाने के लिए। तो दोनों ही बहुत करेक्ट है और बोथ एक दूसरे का सोल्यूशन भी है। बोथ ए एंड आर आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। Question number 687, charging different price for the same product in different market until the marginal revenue of last unit sold equal to marginal cost of the product sold in each market is described by। देखिए मोनोपोली का सिचुएशन है ये। मोनोपोली में डिफरेंट प्राइस चार्ज किया जाता है, तो डिफरेंट प्राइस चार्ज किया जा रहा है डिफरेंट मार्केट में, तब तक डिफरेंट प्राइस चार्ज किया जाता है जब तक कि लास्ट यूनिट सोल्ड का मार्जिनल रेवेन्यू मार्जिनल कॉस्ट के इक्वल नहीं हो जाता। तो ये कौन सी डिग्री है, ये है थर्ड डिग्री।
किसकी थर्ड डिग्री है? प्राइस डिस्क्रिमिनेशन की। तो इसका आंसर हो जाएगा 3 एंड 5th। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। देखिए, तो डिग्री 3 तरह की होती है। फर्स्ट डिग्री ऑफ प्राइस डिस्क्रिमिनेशन मोनोपोली में क्या होता है? मैक्सिमम पॉसिबल प्राइस चार्ज करना, मैक्सिमम पॉसिबल प्राइस चार्ज, यानी कि जितना मैक्स टू मैक्स हो सकता है कस्टमर से प्राइस चार्ज कर लो, प्राइस डिस्क्रिमिनेशन की पहली डिग्री। दूसरी डिग्री, डिफरेंट प्राइस फॉर डिफरेंट यूनिट, डिफरेंट प्राइस फॉर डिफरेंट यूनिट्स, यानी कि एक बंदे ने अगर 100 यूनिट्स खरीदी है तो सपोज उससे लिया 10 रुपीज पर यूनिट, और अगर एक बंदे ने 300 खरीदी है तो उससे लिया 8 रुपीज पर यूनिट, तो इसको बोलते हैं सेकेंड डिग्री। और डिफरेंट डिफरेंट मार्केट को ग्रुपिंग करके अलग अलग मार्केट में अलग अलग प्राइस चार्ज करना, उसको क्या बोलते हैं? थर्ड डिग्री। क्लियर है? तो यहाँ पे हमसे थर्ड डिग्री दिया हुआ था और ये क्या था? प्राइस डिस्क्रिमिनेशन था, तो इसलिए हमारा ऑप्शन सी हो गया। और डिफरेंट मार्केट में डिफरेंट प्राइस चार्ज करना, या डोमेस्टिक मार्केट में ज्यादा प्राइस चार्ज करना और इंटरनेशनल मार्केट में कम प्राइस चार्ज करना, अगर इस तरह के वेरिएशन आते हैं तो उसको क्या बोलते हैं? डंपिंग। क्या कहलाता है ये? डंपिंग। कई बार इसके लिए भी क्वेश्चन आ जाता है। ठीक है, नाउ मूविंग ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन 688। मैच लिस्ट 1 विद लिस्ट 2, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग, मार्जिन ऑफ सेफ्टी, रेशो एनालिसिस, जस्ट इन टाइम सिस्टम। जस्ट इन टाइम जो है वो तो इन्वेंट्री कंट्रोल से रिलेटेड है। रेशो एनालिसिस फाइनेंशियल फोरकास्टिंग एंड प्लानिंग से रिलेटेड है। एंड मार्जिन ऑफ सेफ्टी क्या होता है? सेल्स माइनस ब्रेक इवन सेल्स। और स्टैंडर्ड कॉस्टिंग रिलेटेड होता है मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन। तो स्टैंडर्ड कॉस्टिंग यानी ए का फोर्थ के साथ कॉम्बिनेशन, बी का सेकंड के साथ कॉम्बिनेशन, सी का फर्स्ट के साथ कॉम्बिनेशन और डी का थर्ड के साथ कॉम्बिनेशन। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। मूविंग ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 689। Which act gave the government enormous control over the management? गवर्नमेंट को मैनेजमेंट के ऊपर कौन इनॉर्मस कंट्रोल क्रिएट कराता है? कंपनीज एक्ट, इंडस्ट्रियल एक्ट, MRTP एक्ट, बोथ ए एंड बी। बोथ ए एंड बी, यानी कि कंपनी एक्ट एंड इंडस्ट्रियल एक्ट गवर्नमेंट को कंट्रोल क्रिएट कराते हैं। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। मूविंग ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 690। A newly established company cannot be successful in obtaining finance by way of। एक नई कंपनी एस्टेब्लिश हुई है तो वो कौन से सोर्स ऑफ फाइनेंस का यूज नहीं कर सकती है? इशू ऑफ इक्विटी कैपिटल कर सकती है, इशू ऑफ प्रेफरेंस शेयर कर सकती है, इशू ऑफ डिबेंचर नहीं कर सकती, क्योंकि इशू ऑफ डिबेंचर में जो इसकी कॉस्ट है यानी कि जो इंटरेस्ट है वो आपको पे करना ही होता है, इसका प्रॉफिट से कोई रिलेशन नहीं। कंपनी को लॉस हो, प्रॉफिट हो, हैवी प्रॉफिट हो, हैवी लॉस हो, इसको डिबेंचर होल्डर को कोई लेना देना नहीं है। इनको एक फिक्स रेट पर इंटरेस्ट पे करना ही करना होता है। तो इसलिए जो न्यूली एस्टेब्लिश है उसको शुरू में एस्टेब्लिश करने में टाइम लगेगा, प्रॉफिट कम होंगे, तो इशू ऑफ डिबेंचर्स का जो सोर्स है उसका वो यूज नहीं करती। मूविंग ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 691। व्हाट इज अ रेपो रेट? रेपो रेट क्या होता है? रेपो रेट इज द रेट एट विच RBI प्रोवाइड लोन टू कमर्शियल बैंक। तो RBI जो है कमर्शियल बैंक को दो तरह से लोन प्रोवाइड करती है, एक रेपो रेट से और एक बैंक रेट से। रेपो रेट से शॉर्ट टर्म के लिए लोन प्रोवाइड करती है, कौन? RBI कमर्शियल बैंक को दो तरह से लोन प्रोवाइड करती है, रेपो रेट और बैंक रेट। रेपो रेट शॉर्ट टर्म, बैंक रेट लॉन्ग टर्म। ठीक है, रेपो रेट में जो कोलेट्रल सिक्योरिटीज होती है बैंक के पास, उसके ऊपर मार्जिन से उनको लोन प्रोवाइड किया जा सकता है, यानी कि कोलेट्रल सिक्योरिटी को वो एज अ सिक्योरिटी रख सकते हैं। बैंक रेट में ऐसा नहीं है। बैंक रेट इज ऑलवेज हायर देन एज कंपेयर टू रेपो रेट, यानी कि बैंक रेट इज मोर देन रेपो
क्लियर है दोनों का डिफरेंस। और रिवर्स रेपो रेट क्या होता है? आरबीआई लैंड फ्रॉम कमर्शियल बैंक, यानी कि जिस रेट पर आरबीआई कमर्शियल बैंक से लोन लेती है उसको क्या बोलते हैं? रिवर्स रेपो रेट। और सारी की सारी रेट आरबीआई ही डिसाइड करती है। तो देखिए, it is the rate at which RBI lend to government, is the rate at which international aid agency lend to RBI, is the rate at which the RBI lend to bank in case of short maturity, यानी शॉर्ट टर्म के लिए लोन प्रोवाइड करती है। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। मूविंग ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 692, इन मार्केटिंग डीएसए स्टैंड फॉर। मार्केटिंग में डीएसए का मतलब होता है डायरेक्ट सेलिंग एजेंट। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। दोस्तों, सेशन पसंद आ रहा हो तो सेशन को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और लेक्चर के बारे में अपना फीडबैक जरूर शेयर कीजिए। आपकी तरफ से कोई सजेशन है तो वो सजेशन में पोस्ट कीजिए, हम ट्राई करेंगे उसको कंसीडर करके आपके लिए लेक्चर को इम्प्रूव करने के लिए। मूविंग ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 693, Disha Abha were partner in a firm. Farad was admitted as a new partner for 1/5 share in the profit of the firm, which he bought her proportionate capital. Capital of Disha and Abha, after all adjustment, were 64,000 and 46,000 respectively. Capital brought by Farad was. नया पार्टनर कितनी कैपिटल लेके आया ये पूछा है। उसका शेयर है 1/4, और पुराने पार्टनर की जो कैपिटल है सारी एडजस्टमेंट करने के बाद ये है। देखिए, फरद का जो शेयर है 1/4 है, तो रिमेनिंग शेयर क्या आ गया? 1 - 1/4 यानी कि 1/5 है, तो 1 - 1/5 किया तो ये क्या आ गया? 4/5। अब ये जो कैपिटल है इसका मतलब ये रिमेनिंग का शेयर है, ये वैल्यू किसकी है? 4/5 की। 4/5 की वैल्यू है 1,06,410 और 1,10,000। 1,10,000 इज द वैल्यू ऑफ 4/5, तो पूरी वैल्यू क्या होगी? 5/4। आई एम रिपीटिंग, 4/5 की वैल्यू 1,10,000 है, तो पूरी फर्म की कैपिटल क्या हो जाएगी? 5/4। और किसका शेयर निकाला है? न्यू पार्टनर का शेयर। ये टोटल कैपिटल आ गई, न्यू पार्टनर का शेयर है 1/5। सोल्व कर दीजिए, यू विल गेट द आंसर। 4 2 जा 8, 4 7 जा 28, 4 5 जा 20, 27,500। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। मूविंग ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 694, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मेजर डायरेक्ट सेलिंग कंपनी इन द इंडिया। इंडिया में इनमें से कौन सी मेजर डायरेक्ट सेलिंग कंपनी नहीं है? इस तरह के भी कई बार क्वेश्चन आ जाते हैं, तो एक्सपेक्टेड सारी चीजें हमें कंसीडर करके चलनी है। यूरेका फॉप, एमवे इंडिया एंटरप्राइजेस, मोदी केयर, हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड। ऑब्वियसली सबको पता होगा हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड। मूविंग ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 695, विच अमंग द फॉलोइंग आर करेक्ट स्टेटमेंट विथ रिगार्ड टू NBFC इन इंडिया। इसके ऑप्शन लिखने में भूल गई हूं। इसका होगा ABC, B पार्ट, ACD, C पार्ट, ABCD एंड D पार्ट, नन ऑफ दीज। NBC का मतलब क्या है? नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन companies, non-banking financial corporation or companies. All non-banking NBFC should be registered with RBI. Yes. NBFCs cannot accept demand deposit. ये demand deposit नहीं करती, just like banks or commercial bank. Correct. NBFC do not form part of the payment and settlement system and cannot issue check and draw on itself. ये कोई सेटलमेंट का पार्ट नहीं बनती, इसलिए चेक भी इशू नहीं करती हैं। राइट। डिपॉजिट इंश्योरेंस फैसिलिटी ऑफ डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन इज नॉट अवेलेबल टू डिपॉजिटर्स ऑफ NBFC। जो आपका इंश्योरेंस फैसिलिटी है और डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन है, वो NBFC का डिपॉजिटर नहीं है। राइट। चारों की चारों स्टेटमेंट राइट है। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर।
Moving on the next question, question number 696. Which among the following are criticisms given against World Trade Organization? कौन कौन सी criticisms हैं इनमें से? It is not a democratic and transparent institution. जो वर्ल्ड WTA है वो एक डेमोक्रेटिक और ट्रांसपेरेंट इंस्टीट्यूट नहीं है. It has domination of international trade by rich countries for the benefit of its individual interest. It encourages a race to the bottom in wage by putting workers against each other rather than promoting internationally recognized labor standard. It is seeking to privatize essential product services. अगर आप WTO की बात करें तो चारों बैकग्राउंड पर WTO को क्या किया जाता है, क्रिटिसाइज किया जाता है. जैसे कि आजकल वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन को WHO को भी किया जा रहा है कि इसमें भी ट्रांसपेरेंसी नहीं है, ये भी कुछ कंट्री के कहे अनुसार ही चलता है. मूविंग ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 697. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैपिटल रिसिप्ट? कैपिटल रिसिप्ट भी जस्ट लाइक कैपिटल एक्सपेंडिचर. कैपिटल एक्सपेंडिचर एक बार एक्सपेंडिचर किए और लॉन्ग पीरियड तक उसका एडवांटेज लिया. सिमिलरली कैपिटल रिसिप्ट भी ह्यूज अमाउंट में मिलती है और कभी कभी मिलती है. और जो रिकरिंग नेचर की रिसिप्ट है वो क्या है, रेवेन्यू रिसिप्ट, जो यूजुअली मिलती रहती है, हर साल मिलती है. डोनेशन फॉर टूर्नामेंट के लिए डोनेशन मिली है, कैपिटल रिसिप्ट. डोनेशन फॉर बिल्डिंग फंड, स्पेशलाइज फंड जितने भी होंगे सारे कैपिटल रिसिप्ट होते हैं. लाइफ मेंबरशिप जिंदगी में एक ही बार मिलती है, कैपिटल रिसिप्ट. एंट्रेंस फीस, रेवेन्यू. एंट्रेंस फीस के लिए जब आप एनपीओ करते हो तो कई बार एडजस्टमेंट में लिखा होता है एंट्रेंस फीस शुड बी कैपिटलाइज, तब हम इसको कैपिटलाइज करते हैं. बाय डिफॉल्ट क्या लेते हैं इसको, रेवेन्यू नेचर की. तो यहाँ पे ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर. मूविंग ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 698. द क्लासिकल ऑर्गेनाइजेशन थ्योरी ट्रीट ऑर्गेनाइजेशन एक्स. जो क्लासिकल है, जो ट्रेडिशनल है, ओल्ड मेथड है, उसमें ऑर्गेनाइजेशन को क्लोज सिस्टम ट्रीट किया जाता है और मॉडर्न में ओपन सिस्टम. मूविंग ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 699. सौरभ, Serene and Somesh are partner in a firm sharing profit and losses in the ratio of 3:2:1. Somesh retire and the new profit sharing ratio between Saurabh and Serene is 3:2. The gaining ratio between Saurabh and Serene. Gaining ratio क्या होता है, gaining ratio होता है new ratio माइनस ओल्ड रेशियो. और सेक्रीफाइसिंग रेशियो क्या होता है, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो. अब किस किस का निकालना है, सौरभ और Serene का. सिंपल है, न्यू रेशियो क्या है 3/5 एंड 2/5. ओल्ड रेशियो क्या है 3/6 और इसका क्या है 2/6. लेस कर देंगे, 6 3 जा 18, 5 3 जा 15, यानी कि कितना आ गया 3. 6 2 जा 12, 5 2 जा 10, 2, 3:2 is the right answer. Clear? Moving on the next question, question number 700. Vinay Limited forfeited 20,000 equity shares of 100 each for non-payment of first and final call of 40 per share. The maximum amount of discount at which these shares will reissue. इन शेयर को मैक्सिमम किस अमाउंट पे रीइश्यू किया जाता है, तो डिस्काउंट बताना है. डिस्काउंट क्या होता है, मैक्सिमम डिस्काउंट क्या होगा, वैल्यू ऑफ या मनी ऑफ फॉरफिटेड शेयर्स इन फॉरफिटेड अकाउंट. जो शेयर रीइश्यू किए गए हैं, जो शेयर रीइश्यू किए गए हैं, उन शेयर का फॉरफिटेड अकाउंट में कितना बैलेंस है वही क्या होगा, मैक्सिमम डिस्काउंट. फॉरफिटेड में कौन सा बैलेंस होता है, जितना रिसिप्ट होता है. 100 का शेयर था, सिर्फ 40 नहीं मिले, मिले कितने 60. एक शेयर पे 60 रुपीज मिले हैं और टोटल 20,000 शेयर हैं, तो मैक्सिमम डिस्काउंट क्या हो जाएगा 12 लाख.
12 लाख इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। तो दोस्तों ये थे आज के 60 क्वेश्चन। सेशन पसंद आया हो तो सेशन को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब ना किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस कीजिए। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।